नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे चैनल प्रयागराज स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यह हमारा स्टैटिक जी के भोकाल का सीरीज चल रहा है। अब तक हमने 400 भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा 500वां क्वेश्चन है। इसमें भी हम सब क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए समय गंवाए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यह क्वेश्चन नंबरिंग में थोड़ा मिस्टेक है, तो इससे आप परेशान न होइए, आपको 100 क्वेश्चन पूरा मिलेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रगीत का उर्दू में अनुवाद कौन किया था? तो राष्ट्रगीत का उर्दू में अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। संसद के अधिवेशन समापन किससे होता है? तो संसद का अधिवेशन का समापन वंदे मातरम से होता है। और संसद के अधिवेशन का शुरुआत किससे होता है? तो राष्ट्रगान से होता है, लेकिन समापन किससे होता है? वंदे मातरम से होता है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। कौन है? गंगा की डॉल्फिन है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी है? तो लिपि देवनागरी होगी। कौन सी लिपि होगी? तो देवनागरी। देखते हैं नेक्स्ट। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई। तो दोस्तों, आपको हम इसमें सरल लेवल से एक अच्छे लेवल तक क्वेश्चन लाए हैं, तो आप इसे पूरा ध्यान से देखिए। तो संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली पहली भाषा हिंदी है। दूसरे नंबर की कौन सी है? दूसरे नंबर की बांग्ला है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत की तेलुगु भाषा को क्या कहा जाता है? तो भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। देखते हैं नेक्स्ट। संविधान के अष्टम अनुसूची में भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल संविधान में 14 थी। तो वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं हैं। कितने? वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे। यानी राजभाषा आयोग जिसका गठन 1955 में किया गया था, तो उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बीजी खेर था। देखते हैं नेक्स्ट। हिंदी दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस की बात करें तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करें तो 21 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। तो को नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा किसे दिया गया है? तो अंग्रेजी लैंग्वेज को नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। यानी जम्मू कश्मीर की राजभाषा क्या है? तो जम्मू कश्मीर की राजभाषा उर्दू भाषा है। कौन सी है? उर्दू। देखते हैं नेक्स्ट। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। और आधुनिक युग की मीरा के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को। और भारतीय आत्मा के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। तो आधुनिक मीरा के रूप में महादेवी वर्मा, भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी, और मैथिली शरण गुप्त को क्या कहते हैं? आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। संस्कृत व्याकरण का जनक कौन है? तो संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि को कहा जाता है। अब विश्व का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो विश्व का आदि कवि वाल्मीकि जी को कहा जाता है। किसे? वाल्मीकि जी को। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। रामायण जो है संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन रामचरितमानस की बात करें तो अवधी भाषा में लिखी गई है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। देखते हैं नेक्स्ट। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो जो कि हिंदी का सबसे प्रथम बड़ा महाकाव्य है। तो महाभारत का रचयिता कौन है? तो महाभारत का रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। देखते हैं नेक्स्ट। हिंदी भाषा किससे संबंधित है? तो हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। हिंदी भाषा किससे संबंधित है? तो इंडो यूरोपियन से। किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। किसे? कालिदास को। कौन सुकुमार कवि कहलाते हैं? तो सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत जो है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। देखते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान
हैदराबाद में है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ स्थित है? तो शिमला में स्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट 1792 को जो मतलब कब थे? तो 1792 में। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन को कहा जाता है। अब कलम का सिपाही किसको कहा जाता है? कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं। किसे? मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। नेक्स्ट, हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता कौन है? तो हिंदी में आंसू लिपि का जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी है। कौन है? राधेलाल द्विवेदी। और प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन है? तो मनु। मनु को प्रथम हिंदू विधि निर्माता कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने 450 ईस्वी में किया था। यानी देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने 450 ईस्वी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक कौन किया था? धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में किया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? तो धर्मपाल ने किया था। कब किया था? तो 9वीं शताब्दी में। देखते हैं नेक्स्ट। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में कहाँ आयोजित हुआ? तो नागपुर में। यानी प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में नागपुर में आयोजित हुआ था। और केंद्रीय सड़क निधि का गठन कब हुआ? तो केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 ईस्वी में। कब हुआ? 1929 में। देखते हैं नेक्स्ट। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब होती है? तो सीमा सड़क संगठन यानी BRO की स्थापना कब होती है? तो 1960 में होती है। यानी सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में होती है। भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC का गठन कब हुआ? अक्टूबर 1966 में। भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC का गठन अक्टूबर 1966 में हुआ। देखते हैं नेक्स्ट। देश में सड़कों की कुल लंबाई 48.65 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में दूसरा स्थान है। यानी सड़क की लंबाई के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है। कौन सा है? 47A है। तो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। कौन है? NH7 है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई होती है, तो सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। यहाँ पर दोस्तों जो NH7 है, NH7 नहीं रहेगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 है। कौन है? NH44, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखते हैं नेक्स्ट। सड़कों की न्यूनतम लंबाई कहाँ पर है? तो सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम राज्य में। कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य गोवा है। कौन सा है? सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य गोवा है। देखते हैं नेक्स्ट। न्यूनतम सड़क घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम सड़क घनत्व वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। यानी सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य गोवा, न्यूनतम सड़क घनत्व वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा है। नेक्स्ट। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। और भारत के में सड़कें नहीं होती। भारत का ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पर सड़कें नहीं है? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में एक भी सड़कें नहीं हैं। देखते हैं नेक्स्ट। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में किसके किसके बीच हुआ था? तो इलाहाबाद से नैनी के बीच में। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत पहली बार 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ था। और वायुदूत की स्थापना 20 जनवरी 1981 को की गई थी, जिसका विलय 1992-93 में इंडियन एयरलाइंस में कर दिया गया था। तो वायुदूत की स्थापना कब की गई थी? तो वायुदूत की स्थापना 20 जनवरी 1981 को की गई थी, जिसका विलय 1992-93 में इंडियन एयरलाइंस में कर दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट। एयर इंडिया की स्थापना कब होती है? तो एयर इंडिया की स्थापना 1963 में होती है, 53 में होती है। कब होती है? सॉरी, एयर इंडिया की स्थापना कब होती है? तो 1963 में। और एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना कब हुई है? 15 अक्टूबर 1985। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना होती है तो 15 अक्टूबर 1985 को। देखते हैं नेक्स्ट। इंडियन नेशनल एयरवेज में शामिल हुआ तो 1933 में। इंडियन नेशनल एयरवेज में कब शामिल हुआ? तो 1933 में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1995। 1 अप्रैल 1995 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन हुआ। देखते हैं नेक्स्ट। विश्व का बड़ा यात्री विमान कौन सा है? एयरबस A318। तो एयरबस A318 विश्व का सबसे बड़ा यात्री विमान है। कौन सा हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है? कोच्चि, जो कि नेंदु बसरी
कोच्चि जो कि हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना कब होती है? तो 2 अक्टूबर 1961। 2 अक्टूबर 1961 को भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना होती है। और भारतीय जहाज रानी का बेड़े की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय जहाज रानी का बेड़े की दृष्टि से विश्व में 17वां स्थान, जबकि एशिया में दूसरा स्थान है। यानी भारतीय जहाज रानी की बेड़े की दृष्टि से विश्व में 17वां स्थान और एशिया में दूसरा स्थान है। देखते हैं नेक्स्ट, भारत में बंदरगाह है। तो भारत में 13 बड़े बंदरगाह तथा 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। कौन सा है? मुंबई में नाहवा सेवा बंदरगाह जिसका नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। तो बम्बई में नाहवा सेवा देश का नवीनतम अत्याधुनिक बंदरगाह है। और कांडला जो कि एक ज्वारी बंदरगाह है जिसे घोषित किया गया है तो मुक्त व्यापार क्षेत्र, यानी कांडला बंदरगाह जो कि एक ज्वारी बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट, सबसे पुराना एवं सबसे कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? सबसे पुराना एवं सबसे कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। कौन सा है? चेन्नई है। मुंबई एवं कोच्चिन के बंदरगाह कैसा है? तो मुंबई और कोच्चिन के बंदरगाह प्राकृतिक है। कौन से? मुंबई और कोच्चिन के बंदरगाह प्राकृतिक है, जबकि चेन्नई वाला क्या है? कृत्रिम है। नेक्स्ट, पहला रसायन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पहला रसायन बंदरगाह दहेज गुजरात में है। तो पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? तो दहेज गुजरात। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम जो है देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। देखते हैं नेक्स्ट, बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता बड़ा पृष्ठ वाला बंदरगाह है। और देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह कामराज जिसका पुराना नाम एन्नौर है। तो कामराज या एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। कामराज या एन्नौर बंदरगाह चेन्नई राज्य में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट, और थल सेना वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो तीनों सेनाओं का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। भारतीय थल सेना के प्रमुख कमांड इन चीफ यानी थल सेनापति कौन थे? के.एम. करियप्पा भारतीय थल सेना के प्रमुख कमांडर इन चीफ थे। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे। कौन? जनरल मानेकशॉ प्रथम फील्ड मार्शल थे। देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर डी कटारी जो कि भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष है। देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब होती है? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जो कि 7 कमांड में बटा हुआ था। नेक्स्ट, वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? तो वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। वायुसेना अध्यक्ष होता है। कौन होता है? वायुसेना अध्यक्ष। प्रथम एयर चीफ कौन है? तो प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस एम हर्स्ट है। कौन है? प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस एम हर्स्ट है। देखते हैं नेक्स्ट, वायुसेना का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना का प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी है। कब? कौन है? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी जो कि वायुसेना का प्रथम भारतीय अध्यक्ष है। वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है? तो वायुसेना का ध्येय वाक्य है नभः स्पृशं दीप्तम जो कि वायुसेना का ध्येय वाक्य है। देखते हैं नेक्स्ट, नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है? तो नौसेना का ध्येय वाक्य सम नो वरुणम नौसेना का ध्येय वाक्य है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसके प्रथम विजेता कौन है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को नवंबर 1947 में भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान से सम्मानित किया गया था। किससे? परमवीर चक्र से। और देखते हैं नेक्स्ट, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट, भारत में बनी प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या है? तो भारत में बनी प्रथम पनडुब्बी का नाम INS साल्की है। कौन सी है? भारत में बनी प्रथम पनडुब्बी का नाम INS साल्की है। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में कौन सा है? तो पृथ्वी जो है प्रथम स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रक्षेपास्त्र है। देखते हैं नेक्स्ट, भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो नाग जो है भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत कौन सा है? INS नीलगिरी भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत है। देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना का पहला नाम क्या था?
तो भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। क्या था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स। भारतीय नौसेना का सबसे पहला नाम क्या था? तो नौसेना की बात करें तो रॉयल इंडिया मेरिन। तो भारतीय नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडिया मेरिन, जबकि वायुसेना का रॉयल इंडियन एयरफोर्स। देखते हैं नेक्स्ट। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। यानी यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 ईस्वी में हुई थी। और सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है? अवध कमर्शियल बैंक, 1881। तो सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना 1881 में होती है। देखते हैं नेक्स्ट। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थापित कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक, जो कि पंजाब नेशनल बैंक भारत का पूर्ण रूप से भारतीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1894 में होती है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को अधिकृत पूंजी के साथ हुई। कितना? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में 5 करोड़ पूंजी के साथ हुई थी। कितने के साथ? 5 करोड़ पूंजी के साथ। देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक के यानी आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे। कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे। लेकिन अगर कहे आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। देखते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब होती है? तो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 में होती है। कब होती है? 1931 में। और 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर किस बैंक की स्थापना की गई? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण कर उसका नाम क्या रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने की थी? तो भारतीय स्टेट बैंक। यानी इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर यानी इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर 1955 में क्या कर दिया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। देखते हैं नेक्स्ट। 19 जुलाई 1969 को पहली बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 14 बड़े व्यापारिक बैंकों जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। तो 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का विलय कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। कब क्या कर दिया गया? तो 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया? तो 19 जुलाई 1969 को। तो दोस्तों इस वीडियो में सब क्वेश्चन हो गया। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारा वीडियो आता रहेगा, तो दोस्तों इसे अपने दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें तथा हमारा सपोर्ट करें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।